हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स। हिस्ट्री करंट अफेयर्स की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं, जो आप इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स एनडीए 2 और सीडीएस 2 एग्जाम 2021 में आ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सत्याग्रह जो गांधी जी ने भारत में किए थे, उनको उनके समय के अनुसार सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका आंसर है A2, B3, C1। यानी खेड़ा सत्याग्रह मार्च जून 1918 में हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह फरवरी मार्च 1918 और चंपारण सत्याग्रह अप्रैल में 1917। यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जिसका शॉर्ट फॉर्म CAK भी आप याद रख सकते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनको वहाँ रेसिज्म का शिकार होना पड़ा। डरबन से प्रिटोरिया की जो उनकी जर्नी थी, वहाँ पर ट्रेन में कंपार्टमेंट से उनको बाहर निकाल दिया गया था। इसी स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी ने वहाँ पर कुछ काम किए। मॉडरेट फेस उनका 1894 से 1906 तक रहा, और सत्याग्रही फेस 1906 के बाद शुरू हुआ था गांधी जी का साउथ अफ्रीका में। मॉडरेट फेस में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला वहाँ पर, और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। सत्याग्रह फेज के अंदर उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस, या जिसको सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है, गांधी जी ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह किया था एक गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ। इस गवर्नमेंट एक्ट में जो इंडियंस हैं, उनको अगर साउथ अफ्रीका में रहना है तो उनको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था सरकार से, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट रहते थे। अब ये जो सर्टिफिकेट है, कोई भी पुलिस वाला मांगेगा तो इंडियंस को निकाल के दिखाना होता था। लेकिन गोरों के लिए रूल वैलिड नहीं था, लागू नहीं होता था। इसलिए गांधी जी को लगा कि ये जो रूल है, जो लॉ है, ये पक्षपात करता है इंडियंस और गोरों के बीच में। गांधी जी ने मना कर दिया कि वो इस कानून को नहीं मानेंगे और जेल जाने को भी तैयार है। इसीलिए जनरल स्मट्स जो वहाँ के ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने गांधी जी से समझौता किया, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने एक धोखा दिया था गांधी जी को। गांधी जी ने अपना जो सर्टिफिकेट है वो जला दिया था पब्लिकली सबके सामने, ताकि उनको सरकार को दिखा पाए कि वो इस लॉ को नहीं मानते हैं। इस तरीके से सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया साउथ अफ्रीका में। इसके अलावा एक और नया लेजिस्लेशन था जो 1908 में बना था। इस लेजिस्लेशन, इस लॉ के हिसाब से इंडियंस जो हैं वो नटाल से ट्रांसवाल एरिया में नहीं जा सकते थे। इस लॉ के खिलाफ भी गांधी जी ने आवाज़ उठाई, और उन्होंने नटाल से ट्रांसवाल गए काफ़ी और इंडियंस के साथ, लॉ तोड़ा और अरेस्ट भी झेला उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह किए थे साउथ अफ्रीका के अंदर। इसके अलावा गांधी जी ने 1909 के अंदर लंदन में विजिट की थी इंडियन कम्युनिटी के बुलाने पर। वहाँ पर उन्होंने हिंद स्वराज भी लिखी जब वहाँ से वापस आ रहे थे। और जब वो विजिट किए इस मीटिंग में लंदन में, तो वीडी सावरकर जी जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट थे, मौजूद थे। उन्होंने वहाँ गांधी जी से मुलाकात भी की थी। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म सेटअप किया था साउथ अफ्रीका में, जो उन्होंने अपने फ्रेंड कालनबाश की मदद से बनाया था। कालनबाश एक जर्मन पर्सन थे। जो बाकी के आश्रम थे गांधी जी के, वो भी इस टॉल्स्टॉय फार्म के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, जो बेसिकली कम्युनिटी फार्म का कॉन्सेप्ट है। 1912 के आसपास गोखले जी ने विजिट किया साउथ अफ्रीका, और वहाँ जाकर गांधी जी से रिक्वेस्ट किया, उनको कन्विंस किया कि वो भारत वापस आ जाएं, और जो सत्याग्रह की लड़ाई वो साउथ अफ्रीका में लड़ रहे हैं, वैसी ही लड़ाई वो भारत की आज़ादी के लिए भी लड़े। गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे, तो उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल इशू पे कोई भी स्टैंड नहीं लिया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने पूरा देश घूमा, लोगों की रहने की कंडीशन देखी, कल्चर देखा। उसके बाद अहमदाबाद से उन्होंने अपने आश्रम का जो कॉन्सेप्ट था वो शुरू किया। 1916 में होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। एनी बेसेंट एक लेडी थी आयरलैंड से, और होम रूल मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो भी कंट्री है, उसके जो खुद के लोग हैं वही कंट्री को रूल करेंगे, ना कि ब्रिटिश सरकार रूल करेगी। 1920 के अंदर ये जो होम रूल लीग थी, इन्होंने अपना नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख लिया था। लेकिन गांधी जी को पता था कि होम रूल मूवमेंट से भी कुछ होने वाला है नहीं, सत्याग्रह से ही हमें आज़ादी मिल सकती है। चंपारण बिहार, जहाँ पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया भारत में, यहाँ पर किसानों ने विद्रोह किया हुआ था यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट। ये विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि 3 काठे सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया था चंपारण में। यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं वो फोर्स करते थे किसानों को कि उनका जो लैंड का तीसरा हिस्सा है, उस हिस्से पे वो इंडिगो को बोएं, उसकी प्लांटेशन करें। अब इंडिगो की जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि जर्मनी से सिंथेटिक डाइस जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट थे, और उसकी वजह से इंडिगो कोई ख़रीदता नहीं था। इसीलिए किसानों को एक तरीके से लॉस हो रहा था, क्योंकि वो उगा तो लेते थे लेकिन उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता था।
इसीलिए यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं उनको ना ही उन्होंने कम पैसा देना शुरू किया किसानों को, बल्कि उनका रेंट भी बढ़ा दिया और उनसे इलीगल ड्यूज भी लेने लगे। ये सब देखने के बाद गांधी जी की मदद से राजकुमार शुक्ला जो एक एक्टिविस्ट हुआ करते थे उस एरिया में, उन्होंने किसानों की मदद करने का फैसला किया और गांधी जी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई गई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी, जेबी कृपलानी, ब्रजकिशोर महादेव देसाई जैसे लीडर्स भी शामिल थे। जेबी कृपलानी वही हैं जिन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की थी और वो एक स्कूल टीचर थे। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने भी, ब्रिटिश सरकार ने भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया, जिसमें गांधी जी को एक मेंबर बना लिया गया था। गांधी जी ने काफ़ी सारे किसानों से मुलाकात की, करीब 8,000 किसानों से, और उनसे जाना कि क्या दिक्कत है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कमीशन ने ये सब स्टडी करने के बाद एक रिकमेंडेशन दिया, जिसमें ये बताया गया कि जो किसान हैं उनको जो भी इलीगल तरीके से उनका रेंट बढ़ाया गया है उसके लिए कंपेंसेट करेंगे यूरोपियन प्लांटर्स। और गांधी जी को समझौता भी करना पड़ा यूरोपियन प्लांटर्स के साथ कि यूरोपियन प्लांटर जो हैं उन किसानों से जो पैसा लिया है उसका 25% ही वो किसानों को लौटाएंगे। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ था जो कि गांधी जी चाहते थे कि 100% लौटाया जाए, लेकिन 25% ही हो पाया। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद में किया, जहाँ पर एक टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स स्ट्राइक पे गए हुए थे, क्योंकि वहाँ पर प्लेग नाम की एक बीमारी फैली हुई थी। तो वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि उनकी वेजेस जो है 35% इंक्रीज की जाए, लेकिन मिल ऑनर सिर्फ 20% वेज बढ़ाने को तैयार थे। ये स्थिति देखते हुए ब्रिटिश कलेक्टर ने गांधी जी की मदद मांगी। गांधी जी ने कोशिश की कि मिल ओनर्स और वर्कर्स को कन्विंस किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मामला जो है न्यायाधिकरण के पास गया। मिल ओनर्स ने वहाँ पर भी 20% ही ऑफर किया सैलरी हाइक, लेकिन गांधी जी ने अपनी अलग स्टडी में पाया कि 35% जो हाइक वर्कर्स मांग रहे हैं वो जायज़ है। ये देखते हुए स्ट्राइक जारी रही, लेकिन कुछ दिन के बाद वर्कर्स थकने लगे, स्ट्राइक से अटेंडेंस कम होने लगी। गांधी जी ने आमरण अनशन करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट की, जिससे मिल ओनर्स पे प्रेशर पड़ा और ट्रिब्यूनल ने 35% जो सैलरी हाइक था वो फाइनली अवार्ड किया सारे वर्कर्स को। तो एक तरीके से यहाँ पर गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह करके जीत हासिल की। गांधी जी ने तीसरा सत्याग्रह खेड़ा गुजरात में किया, जहाँ पर किसानों की हालत काफ़ी ख़राब थी, उनकी फसल की बर्बादी हो चुकी थी मौसम के कारण। उन्होंने गुहार लगाई ब्रिटिश सरकार से कि इस बार उनसे लैंड रेवेन्यू नहीं लिया जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार नहीं मानी, क्योंकि उनके रूल के अकॉर्डिंग ये था कि अगर फसल की बर्बादी 25% से ज़्यादा है या प्रोडक्शन 25% से कम है तभी लैंड रेवेन्यू माफ़ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, विठल भाई पटेल और गांधी जी ने भी कंफर्म किया कि किसानों की जो गुहार है वो सही है और किसानों को आमरण अनशन करना चाहिए। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन निकाले कि जो भी किसान रेवेन्यू दे पा रहा है उससे लिया जाए और जो नहीं दे पा रहा है उससे नहीं लिया जाए। इस तरीके से गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भी जीत हासिल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग 1919 में जो प्रोटेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उसके लीडर कौन थे? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। इसका आंसर है 2, यानी बी एंड सी, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। रॉलेट एक्ट का बैकग्राउंड देख लेते हैं। मार्च 1919 में निकाला गया ये एक्ट ब्रिटिश सरकार की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का एक हिस्सा था। कैरेट के नाम पे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स लागू किए गए थे, जहाँ पर ये कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बन सकते हैं एज अ मेंबर। स्टिक पॉलिसी के हिसाब से ये कहा गया कि सरकार जो है किसी भी इंसान को बंदी बना सकती है, जेल में डाल सकती है, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के। ये जो एक्ट था ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था, इसलिए गांधी जी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी किए, सत्याग्रह सभा हुई, सिविल डिसोबीडियंसेस हुए, फास्टिंग हुए, प्रेयर्स हुए। इसी एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया गया 13 अप्रैल 1919 को, जो कि बैसाखी डे था, यानी कि पंजाब न्यू ईयर। दो लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने ये प्रोटेस्ट लीड किया था। जनरल डायर ने वहाँ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी, बच्चे बूढ़ों पे सभी पे, जिससे 1526 लोगों की मौत हो गई थी। हंटर कमीशन लागू किया गया, जिसने डायर को मुक्त कर दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है। ये देखते हुए आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड रिनाउंस की। गांधी जी ने भी कुछ समय के बाद जो उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था वो ख़त्म कर दिया अप्रैल 1919 में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंस स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कांग्रेस लीडर्स में से कौन से लीडर्स प्रो चेंजेस ग्रुप का हिस्सा थे? तो 4 ऑप्शन दी गई हैं, इनका जवाब है, आंसर है इसका फोर्थ, यानी कि ए एंड बी। मोतीलाल नेहरू एंड अजमल खान, ये दोनों जो है प्रो चेंजर्स ग्रुप का हिस्सा थे। सी राजा गोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल जो है वो नो चेंजर्स का हिस्सा थे। आइए देखते हैं नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स की हिस्ट्री।
1920 में इंडिया में दो मेजर मूवमेंट चल रहे थे, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इंडिया के मुस्लिम्स ने शुरू किया था ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था एक मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ के जो खलीफा थे उनको हटा दिया था, उन पे काफ़ी सैंक्शन लगा दिए थे, काफ़ी रोक टोक लगाई हुई थी। इसके अगेंस्ट में ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोलेट एक्ट के अगेंस्ट शुरू किया था गांधी जी ने। तो हालांकि ये दोनों मूवमेंट अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों को मिक्स कर दिया गया था और एक बड़ा मूवमेंट बनाया गया। लेकिन जो मूवमेंट है ये चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर के अंदर। इस कांड के बाद ये मूवमेंट रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर वायलेंस हो गया था और इंडियंस ने जो पुलिस स्टेशन के अंदर 22 पुलिसमैन थे उनको जला दिया था। तो ये वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने ये पूरा मूवमेंट स्टॉप किया। 1922 के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक मीटिंग की बारडोली के अंदर, वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया गया कि जितने भी ऐसे काम हैं जिससे लॉ टूटा है वो सब खत्म किए जाएंगे और एक कंस्ट्रक्टिव वर्क शुरू किया जाएगा। 1922 के अंदर मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और 6 साल की जेल के लिए भेज दिया गया। 1922 में गांधी जी के जेल जाने के बाद कांग्रेस में लीडरशिप की कमी आई। इसीलिए दो ग्रुप उभर के आए कांग्रेस के अंदर। एक था प्रो चेंजर्स, जिसको स्वराजिस्ट भी कहा जाता है, और एक था नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स का कॉन्सेप्ट ये था कि वो बॉयकॉट, जो भी ब्रिटिश सरकार का बॉयकॉट चल रहा था उसको खत्म करके ब्रिटिश सरकार की काउंसिल्स में घुसना चाह रहे थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। नो चेंजर्स का कॉन्सेप्ट ये था कि वो ब्रिटिश सरकार को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि काउंसिल में ना घुसा जाए और कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाए कंट्री के अंदर। तो स्वराजिस्ट जो कि प्रो चेंजर्स थे उनमें सी आर दास, एम एल नेहरू, अजमल खान जैसे लीडर्स शामिल थे। और नो चेंजर्स में सी राजा गोपालाचारी, एम ए अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये लीडर्स थे। गांधी जी ने भी पहले तो स्वराजिस्ट की जो अप्रोच थी उसको रिजेक्ट किया काउंसिल एंट्री के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा, तो उन्होंने रिकन्सिलिएट करने की कोशिश की दोनों ग्रुप के अंदर, ताकि एकता कांग्रेस के अंदर बनी रहे। कांग्रेस ने अपनी डिमांड्स को बढ़ाना शुरू किया 1929 लाहौर सेशन से, क्योंकि स्वराजिस्ट जो काउंसिल में ऑलरेडी थे वो जो भी पिटीशन दाखिल करते थे असेंबली के अंदर, सरकार वो नहीं मानती थी। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी 1929 के अंदर। इससे पहले 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब स्वराज स्वराज की डिमांड ऑलरेडी हो चुकी थी। होम रूल मूवमेंट भी 1916 में लॉन्च हो चुका था। ये दोनों चीज़ें जब कोई रिजल्ट नहीं दिया तो उसके बाद कांग्रेस ने सोचा कि हमें और ज़्यादा डिमांड करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट पे और ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सके। इसीलिए जनवरी 1930 में प्लेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, ये लिया गया। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया था। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का जो प्लेज था वो ड्राफ्ट किया था महात्मा गांधी जी ने 1930 के अंदर, और ये सिमिलर लाइंस पे था जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसी लाइन पे ये भी था। इस डिक्लेरेशन में ये बताया गया था कि इंडिया के लोगों को क्या परेशानी फील हो रही है, क्या वो फेस कर रहे हैं इश्यूज, जिससे इंडियन ग्रीवेंसेस को वो हाईलाइट कर सकें ब्रिटिशर्स के सामने और अपनी डिमांड को एक जायज़ तरीके से रख सकें, ताकि उनको ये पूर्ण स्वराज मिले। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया साबरमती आश्रम से। ये सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक हिस्सा था, और इस सत्याग्रह को करने के पीछे दो तीन बड़े कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण ये था कि सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय ना तो सॉल्ट को कलेक्ट कर सकता है ना मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो ये एक लॉ था जो कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी था। इस लॉ को तोड़ने के लिए ये मार्च प्लान किया गया था। इसके अलावा एक कारण ये भी था कि 1927 में जो साइमन कमीशन आया था जिसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं थे, उसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल चल रहा था भारतीयों का, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तीसरा मेजर रीज़न ये था कि 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उसके बाद से कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई थी इंडिया में। तो ये कारण थे कि दांडी मार्च शुरू करने का फैसला गांधी जी ने किया। इसमें काफ़ी वेमेन ने भी पार्टिसिपेट किया पहली बार, और गांधी जी वैसे इस पक्ष में नहीं थे कि वो वेमेन को अलाउ करे सत्याग्रह करने के लिए, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने उनको कन्विंस किया। कमला देवी जी के अलावा सरोजिनी नायडू और मिथुबिन पेटिट जैसी लेडीज ने भी इस सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी ने ये सॉल्ट लॉ तोड़ा दांडी में 6 अप्रैल को, और अरेस्ट भी हुए। उनके अरेस्ट के बाद जो पूरा सॉल्ट सत्याग्रह है पूरा भारत में फैला। तमिलनाडु के अंदर सी राजा गोपालाचारी ने भी ये सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट लॉ तोड़ा कोस्ट पर जा करके। मालाबार में यानी कि केरला एरिया में के कलप्पन जी ने ये सॉल्ट लॉ तोड़ा।
असम में भी सत्याग्रही ने सिलहट से नोआखाली में जाकर, नोआखाली एक बंगाल कोस्ट पे जगह है, वहाँ पर जाकर सॉल्ट फ्लो को तोड़ा। आंध्रा में भी सेम टाइप के कैंप आए। मई 1930 के अंदर साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन इस रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस की कोई भी जिक्र नहीं किया गया था, जो उस टाइम पे कांग्रेस डिमांड कर रहे थे। जुलाई 1930 के अंदर वाइसरॉय इरविन ने सजेस्ट किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस यानी कि आरटीसीज की जाए, जिसमें इंडियन स्टेक होल्डर्स को रखा जाएगा। जितने भी पार्टीज हैं इंडिया में, कांग्रेस के अलावा बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे मीटिंग की जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि सबकी ग्रीवेंसेस सुन सके और जहाँ जहाँ जिसको जो सॉल्यूशन हो सकता है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो दांडी मार्च एक तरीके से विन विन सिचुएशन था फॉर इंडियंस, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी झुकी और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए रेडी हुई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे 1931 से 1947 तक जो भी मेजर इवेंट हुए उनको देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।